अब आपको रूस यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में ले चलते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन वॉर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का बयान है। यूक्रेन वॉर से अगले साल तक भुखमरी जैसे हालात होंगे। मैक्रों ने यह कहा, अफ्रीका मिडिल ईस्ट में भुखमरी जैसे हालात बनेंगे। मैक्रों ने कहा, क्यों ये कहा? उसकी सबसे बड़ी वजह आप समझिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन से व्हीट लेते हैं, वहां पर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन मैक्रों का इसके पीछे का कहने का वजह यह है, कल ही आपने देखा होगा अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने कल बड़े दिनों के बाद अपने रेट्स बढ़ाए हैं। और फेडरल रिजर्व्स के रेट बढ़ाने का मतलब यह है कि वहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, खासकर यह देखते हुए कि किस तरीके से मैक्रों अब पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहे हैं कि हालात जो हैं वो खराब हैं और हालात जो हैं वो कितनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखें। पिछले 22 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच वॉर हो रही है। यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो रूस की सेना पूरी तरह कीव पर कंट्रोल करना चाहती है। नए नए वेपन्स मैदान जंग में दिखाई देने लगे हैं। लेकिन कल थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे यह युद्ध रुक सकता है। इस तरह की खबर आई कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस प्लान को लेकर कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है। सबसे पहले यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ऐसा दावा किया गया कि अगर कीव खुद को नेटो से अलग रखता है, जो कि रशिया की पहली डिमांड थी, यानी ऑस्ट्रिया और स्वीडन की तरह न्यूट्रल स्टैंड लेता है, तो फिर सीजफायर की संभावना बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अगर कीव अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक लिमिट सेट करता है, तो फिर रूस यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुला सकता है। लेकिन कल रात में मारियोपोल में जो हुआ, उससे लगता है ये सारी संभावनाएं बेकार हैं। इस बीच आपको यह भी बताना चाहेंगे, जानकारों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच कुल मिलाकर 15 पॉइंट वाले एक ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस ड्राफ्ट में युद्ध को रोकने की शर्तों के तौर पर यह भी कहा गया कि यूक्रेन में कोई विदेशी मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए। यह इंडिकेटिव था अमेरिका को लेकर। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और टर्की से वेपन एक्सचेंज प्रोग्राम भी बंद करना होगा, यानी सीधे तौर पर सारी डिपेंडेंसी रशिया पर होनी होगी। लेकिन ड्राफ्ट के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और टर्की से सिक्योरिटी मिलती रहेगी। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक ऑस्ट्रिया और स्वीडन की तरह यूक्रेन के न्यूट्रल रहने में रूस को कोई दिक्कत नहीं है। इन शर्तों को लेकर मॉस्को और कीव दोनों तरफ से कहा गया कि डील को लेकर प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन यूक्रेन कितना झुकेगा, कितनी शर्त मानेगा, इसे लेकर अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन इस सब के बीच आज भी यूक्रेन ने अलग अलग इलाकों में रूसी हमले जारी हैं, खासकर मारियोपोल में जो हुआ। मारियोपोल में रूस की तरफ से एक ड्रामा थिएटर को निशाना बनाया गया, जिसमें कई बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं थे। इनकी संख्या 1000 बताई जा रही है। बड़ी खबर तो यह भी है कि आज एक बार फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। सोचें आप जरा, बड़ा सवाल यह है, इन सारी बातों के बैकड्रॉप में रूस कीव और करीब आ गया। यहां तक कि पुतिन ने एक बार फिर बिना नाम लिए परमाणु युद्ध की धमकी दे दी है। पुतिन की इस धमकी का मतलब क्या है? क्या यह समझा जाए कि पुतिन अब पैनिक बटन दबा रहे हैं? जो लोग ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होने वाली है,
जो इस मुगालते में है कि यूक्रेन और रशिया के डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद यूक्रेन की जमीन पर बम, बारूद और मिसाइल का हमला बंद हो जाएगा। उन्हें कान खोलकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात सुन लेनी चाहिए। पुतिन का यह बयान जंग के दायरे को दुनिया के एटमी विध्वंस की तरफ ले जाने के लिए काफी है। यूक्रेन की सरकार ने खुलकर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हासिल करने की इच्छा जताई है। यूक्रेन न्यूक्लियर बम और उसे चलाने वाली मिसाइल हासिल करना चाहता है। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार देकर रक्तपात करवाना चाहते हैं। जिस वक्त यूक्रेन और रशिया के नेगोशिएटर्स 15 पॉइंट एजेंडा और नए नए ड्राफ्ट की बात कर रहे थे, शांति समझौते की बातें हवा में तैर रही थी, उसी दौरान पुतिन ने मॉस्को में बैठकर दुनिया को एड्रेस किया। पुतिन ने साफ लफ्जों में कह दिया कि यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर बनने का यही इरादा तबाही की नई तस्वीर और दुनिया को विनाश के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर रहा है। पुतिन के मुताबिक अगर एक बार यूक्रेन के पास न्यूक्लियर बम की चाबी आ गई तो उसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ हो सकता है। रूस के खिलाफ जिस तरह की भावना यूक्रेन दिखा रहा है, उससे लगता है कि ऐसे सिस्टम एक बार तैयार हो जाने के बाद रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब बात निकली तो काफी दूर तलक गई। पुतिन ने यूक्रेन पर चढ़ाई को जस्टिफाई करने के लिए बायो और केमिकल वॉरफेयर का भी नाम लिया। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में बायो वेपन वाली दर्जनों लैब चल रही थी। वॉशिंगटन की फंडिंग से बायो वेपन बनाए जा रहे थे। कोरोना वायरस स्ट्रेन, एंथ्रैक्स, कॉलरा, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और दूसरी जानलेवा बीमारी वाले पैथोजेंस तैयार हो रहे थे और अब इन सीक्रेट प्रोग्राम्स को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जंग के 22वें दिन पुतिन ने न्यूक्लियर बम की बात करके एक बार फिर अमेरिका समेत नाटो मुल्कों को क्लियर कट सिग्नल दे दिया। पुतिन का इरादा साफ है, अगर कोई भी रशिया और यूक्रेन के बीच आया, पुतिन के मिशन कीव में खलल डालने की कोशिश की तो उसका अंजाम भयानक होगा। फुल एंड फाइनल वॉर होगा। ना रूस रुकेगा, ना ही सैंक्शन से झुकेगा। कैमरा, ये तो अनडिनाइबल फैक्ट है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं। लेकिन रशिया अगर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहे तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन हमले का ऑर्डर देगा, चेन ऑफ कमांड क्या है, आज इसे भी आपको समझाना बहुत जरूरी है। जरा ध्यान से देखिएगा क्या कुछ होता है। एटम बम को लेकर रूस की एक पॉलिसी है। साल 2020 की इस पॉलिसी को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन ऑन न्यूक्लियर डेटरेंस कहा जाता है। इसके तहत रूस का राष्ट्रपति ही न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की मंजूरी देता है। इस केस में पुतिन ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट पुतिन के पास चेगेट नाम का एक छोटा सा ब्रीफकेस हमेशा मौजूद रहता है। इसके जरिए वो रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से 24/7 लिंक्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि चेगेट में न्यूक्लियर हमले का लॉन्च बटन नहीं होता, लेकिन इसके जरिए सेंट्रल मिलिट्री कमांड, जनरल स्टाफ को लॉन्च ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं, उन तक पहुंचाए जा सकते हैं। यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि रशियन जनरल स्टाफ यानी रूसी मिलिट्री की टॉप मोस्ट बॉडी के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स का लॉन्च कोड होता है। इसे वो दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इन ऑथराइजेशन कोड्स को इंडिविजुअल वेपन कमांड के पास डायरेक्ट भेज सकते हैं, जिसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर इसके लिए दूसरा बैकअप सिस्टम भी है। इसे पैरामीटर कहा जाता है, जिसके जरिए जनरल स्टाफ बाकी सभी कमांड पोस्ट का बाईपास करके सीधे तौर पर लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। सोचिए आप। लेकिन आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि रशिया का इस केस में जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात हो रही है, अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी आती है तो कहा जाता है कि वो छोटे न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ सामने वाली फोर्सेस को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने। अब सवाल है कि रूस
किन सिचुएशंस में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो इसे लेकर रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर रूस पर परमाणु हमला हुआ, वो एटम बम चला सकता है, या फिर रूस के किसी सहयोगी पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ तो फिर रशिया एटम बम दाग सकता है। अगर रशिया की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल आए, उन्हें काउंटर करने के लिए न्यूक्स छोड़े जा सकते हैं, या फिर रूसी मिलिट्री साइट्स पर अटैक तो उस पर भी एक्ट ऑफ वॉर समझकर एटम बम दागा जा सकता है। बड़ा सवाल ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि पुतिन के लिए बड़ा इजी है डिफाइन करना कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सीरिया नहीं है। जो बाइडेन ने पहले ही वार्न कर दिया है, न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ो, अगर केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल हुआ तो हमसे बुरा कोई ना होगा। एंड प्रॉब्ली दिस टाइम ओल्ड मैन बाइडेन इज सीरियस। न्यूक्लियर वॉरफेयर के इस्तेमाल को लेकर इसी तरह की एक प्रोसेस अमेरिका में भी है। यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अमेरिका की परमाणु नीति के मुताबिक हमले का खतरा होने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर बम लॉन्च करने की पावर होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हमेशा न्यूक्लियर फुटबॉल नाम का एक काले रंग का सूटकेस होता है। इसका वजन करीब 20 किलो होता है। इसमें जंग की योजनाएं, हमले की मंजूरी देने के कंप्यूटर कोड्स और कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। राष्ट्रपति के असमर्थ होने के चलते हालात से निपटने के लिए ऐसा ही एक न्यूक्लियर फुटबॉल उपराष्ट्रपति के पास भी होता है। बिस्किट एक कार्ड होता है जिस पर न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स लिखे होते हैं। इस बिस्किट में 5 अलार्म लगे होते हैं और अगर ये खो जाता है तो उसे बजाया जाता है। ब्रीफकेस के अंदर एक एंटीना लगा संचार उपकरण होता है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने से तुरंत कहीं भी बात कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने न्यूक्लियर हमला करने का फैसला कर लिया तो पूरा प्रोसेस कुछ मिनटों में अंजाम दिया जा सकता है। सिचुएशन रूम में मिलिट्री एडवाइजर से मीटिंग होती है। अगर प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सिक्योर लाइन पर कॉल की जाती है। अगर प्रेसिडेंट हमले का ऑर्डर देते हैं तो फिर ऑर्डर को वेरीफाई किया जाता है। उनके सामने एक चैलेंज कोड पढ़ा जाता है, जैसे डेल्टा इको या कोई और। फिर प्रेसिडेंट गोल्ड कोड्स यानी न्यूक्लियर हमले वाले लॉन्च कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पेंटागन मिसाइल क्रू को एनकोडेड मैसेज भेजा जाता है। अगर हमला सबमरीन से होना है तो फिर ऑर्डर रिसीव होने के 10 से 15 मिनट के बाद परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।